गौरव का विषय है। ना केवल महिलाओं के लिए गर्व का विषय है, बल्कि ये पुरुषों के लिए भी गर्व और गौरव का विषय है। जिन लोगों को बैकवर्ड माना जाता है आज के तारीख में, और जिन लोगों को वर्ण व्यवस्था के अधीन चौथे वर्ण में रखा गया है, ऐसे लोगों के बीच में राज करने वाले लोग हमारे समाज में निर्माण हुए, उत्पन्न हुए। और इसके लिए आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अभ्युदय हुआ, उदय हुआ, उसके बाद का ये सारा काल है। समग्रता में अगर हम देखते हैं तो आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज में चेतना का निर्माण हुआ। खास तौर पर जिन्हें शूद्र कहा जाता है, इवन ब्राह्मणों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को भी शूद्र कह के दुत्कारा गया था। ये भी इतिहास है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। और जो लोग भूल जाते हैं अपने इतिहास को, भूलने वाले लोग इस बात को ध्यान रखें कि भूलने की वजह से इतिहास दोहराया जाता है। बार बार वही बातें दोहराई जाती है, भूलने की वजह से ऐसा होता है। याद रखने की वजह से, स्मरण रखने की वजह से हम लोग सतर्क रह सकते हैं और सारे समाज के लोगों को भी सतर्क रख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात फायदे की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों में बार बार हमारे लोगों को स्मरण हो, याद हो, और इस स्मरण से और याद से वो चेतना जो सुप्त हो गई या सुप्त कर दी गई किसी कारण की वजह से, उसे फिर से जगाया जा सकता है। ये एक बड़ी वजह है कि ये 300 सालाना कार्यक्रम जो है हम लोग मना रहे हैं, देश भर में मना रहे हैं। साथियों, इसके लिए पहले सत्र में तमाम विषय भी चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। उसमें एक विषय है केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना, शासक वर्ग की ओबीसी तथा समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र और विश्वासघात की नीति है, एक विचार मंथन। दूसरा विषय है आदिवासियों के विरोध में बन रहे नए नए कानून, सीएए, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 23, यह आदिवासियों की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची को खत्म करने की साजिश, एक गंभीर चिंतन। तीसरा विषय है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय सांसदीय लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना और बहुजनों को वास्तविक सत्ता से वंचित कर गुलाम बनाने का शासक जातियों का षड्यंत्र है, गंभीर चिंतन। ये तीसरा विषय है। चौथा है किसान, खेती मजदूर
और सभी मजदूरों के मूल समस्याओं की उपेक्षा करके उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना, रखना तथा उनका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करना, यह बहुजन समाज को साधन विहीन बनाकर दीर्घ गुलाम बनाने का ब्राह्मणवादी शासक वर्ग का षड्यंत्र है। ये गंभीर विश्लेषण तमाम विषय हैं। सभी विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भोजन का समय हो गया है इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आपके लिए भोजन का समय बढ़ सकता है। वैसे भोजन का समय ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो संक्षिप्त में ही कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना या उसकी घोषणा करना, तो क्या हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम लोगों ने जब ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का जो मुद्दा है, आपको याद होगा उस मुद्दे पर भारत बंद करने का एक तारीख हमने घोषित किया था 6 महीने पहले, और उसकी तैयारी सारे देश भर में हमने घोषित की थी। जब उसकी सारे देश भर में हमने तैयारी शुरू कर दी, तो तैयारी करने का रिपोर्ट भारत सरकार के पास गया, और भारत सरकार के पास रिपोर्ट जाने के बाद भारत सरकार ने ये सोचा, खास तौर पर पर्दे के पीछे रहकर आरएसएस के लोग आज के तारीख में देश का संचालन कर रहे हैं, मगर इसकी किसी प्रकार की कोई खबर किसी अखबार में छपकर ना आए, इसकी खबरदारी भी ले रहे। नरेंद्र मोदी को एकाएक, क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आप लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को भूलने की भी बहुत आदत है। भूलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो नरेंद्र मोदी को मुख्य आप लोगों को याद नहीं होगा, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ताकतवर नेता नहीं हुआ करते थे, और वो आप लोगों को उनका इतिहास अगर बताया जाए, पता किया जाए, तो वो कभी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ते थे, और इसलिए उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता था बीजेपी की तरफ से। मगर आप लोगों को याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, और उस रथ यात्रा का देखरेख करने का सुपरवाइजर कौन थे? मोदी थे, सुपरवाइजर थे। आप लोगों को पता है नहीं, आप लोग याद नहीं रखते। वो सारी जो रथ यात्रा निकाली गई थी उसमें एक सुपरवाइजर थे मोदी जी। तो सारे देश भर में लाल कृष्ण आडवाणी ने जब ये यात्रा निकाली, तो ये यात्रा निकालने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी जो बैकडोर एंट्री करके राज्यसभा में जाते थे, वो जननेता हो गए। बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हो गया था राम यातायात की रथ यात्रा की वजह से, और इस तरह से जो बैकडोर एंट्री करने वाले नेता थे वो जननेता हो गए थे। और जननेता होने की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो पहली बार उनके नेतृत्व में बीजेपी को
पूर्ण बहुमत मिला। जब पूर्ण बहुमत मिला, अडवाणी अध्यक्ष थे और उनकी वजह से बहुमत मिला था, तो प्रधानमंत्री पद का क्लेम भी अडवाणी का ही था। तो अडवाणी ने खुद प्रधानमंत्री बनने की बजाय अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनवाया था। अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि आप ये राम रथ यात्रा मत निकालो। अखबारों में उस समय आया था कि ये रथ यात्रा मत निकालो। तो मैंने पढ़ा था कि क्यों मत निकालो, क्योंकि सारे देश भर में ऐसा करने से फसादात हो सकते हैं, इसलिए मत निकालो। अडवाणी ने नहीं माना और सारे देश भर में राम रथ यात्रा निकाली। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते थे बीजेपी में, तो उनकी लोकप्रियता से भी आगे लोकप्रियता लालकृष्ण अडवाणी की हो गई। और लालकृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार बनाने का 99 में अटल बिहारी वाजपेयी को लालकृष्ण अडवाणी ने प्रधानमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री ही नहीं, मोदी को मुख्यमंत्री ही नहीं, लालकृष्ण अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने ये सोचा कि जो लोकप्रियता मैंने हासिल की है वो आगे और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र ज़्यादा हो गई है, एक बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के बाद में मैं दोबारा प्रधानमंत्री हो सकता हूं। और इस तरह से 99 में ये जो प्रधानमंत्री हो गए थे तो 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। मगर जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस की सरकार आई 2004 में। फिर 2004 से 9 तक कांग्रेस की सरकार रही, दोबारा फिर कांग्रेस को बहुमत मिला। 14 तक कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, वो भी राज्यसभा में ही नॉमिनेट किए जाते थे। तो इस तरह से 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद फिर आरएसएस ने प्लान बनाया कि अब अडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना उचित नहीं होगा, ओबीसी का फेस दिया जाना चाहिए, तब हम चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के मुद्दे से निकालकर अडवाणी ने मोदी को सामने करके चुनाव लड़ा गया। तो लोगों को उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ओबीसी का बहुत बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ और 2014 में नरेंद्र मोदी को आगे लाकर फायदा हुआ और मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर 14 के बाद 19, इस तरह से ये 2 बार फिर चुनाव उन्होंने जीता बीजेपी के लोगों ने। तीसरी बार चुनाव के लिए मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, मगर 272 सीटें जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी उसके बजाय 240 सीटें मिली। तो नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, पूर्ण बहुमत के अभाव में। तो ये बैकग्राउंड में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं
कि हम लोगों ने उस समय क्या चलाया था, आपको याद है? जब राजस्थान के जयपुर में हमारा अधिवेशन हुआ तो हमने ओबीसी का मुद्दा नेशनल फ्रंट पर लाने का ऐलान किया, और नेशनल फ्रंट पर लाने का ऐलान किया, और ओबीसी के लिए, ओबीसी के जाति आधारित गिनती के मुद्दे को नेशनल फ्रंट में लाने की वजह से हमें काउंटर करने के लिए मोदी को सामने लाया गया ताकि हम लोगों को काउंटर किया जा सके। और इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने ओबीसी का नेशनल फ्रंट पर लाया और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हमने फ्रंट पर लिया, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का आरएसएस हमेशा विरोध करती रही। मगर हमने जब इसको इश्यू बनाया तब उनको लगा कि यदि हमने इसको काउंटर नहीं किया तो ओबीसी के लोगों का ध्रुवीकरण वामन मेश्राम के समर्थन में हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो केंद्र की सत्ता में हम लोग नहीं आ सकते हैं। इन लोगों का ध्रुवीकरण होके ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको रोकना होगा। ये रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। साथियों, ओबीसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को समर्थन क्यों दिया? इसलिए दिया, उनको लगा कि उसके प्रधानमंत्री बनने से ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो सकती है। मगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद आरएसएस ने यह सोचा कि ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी की वास्तविक संख्या कितनी है उसका पता चलना चाहिए। आज तक हुई नहीं। जब बिहार में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने तब वहां गिनती हुई तो आमतौर पर ओबीसी की गिनती 52% मानी जाती है, बिहार में वो 64% निकली। तो गिनती का मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हो गया, और ज्यादा फोरफ्रंट पे आने लगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस के लोगों को लगा कि ये गिनती का मुद्दा, अगर ओबीसी के नाम पर गिनती होती है तो ओबीसी माना जाएगा, और ओबीसी को शासन लेवल पर मान्यता मिल जाएगी। तो हमारी 1925 से लेकर आरएसएस के द्वारा ओबीसी को बेवकूफ बनाकर हिंदू बनाने की रणनीति पर पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा, और सारा मामला गुड़गोबर हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, विफल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दों को, आरएसएस के लोगों ने बयान भी दिया था, चलो ठीक है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती को करने के लिए हम विरोध नहीं करते हैं, विरोध करते थे, विरोध नहीं करते हैं, मगर ओबीसी की गिनती करने के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने बयान दिया, चलो ठीक है, हम लोग ओबीसी की गिनती करने के लिए समर्थन देते हैं। आरएसएस समर्थन नहीं था, आरएसएस विरोध में था, मगर उन्होंने बयान दिया, चलो ठीक है, क्योंकि हमारा संकट खड़ा हो गया, हमने ओबीसी की गिनती का मुद्दा फोरफ्रंट में लाया, तो आरएसएस को लगा कि तो ओबीसी इधर चला जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए मजबूर होकर आरएसएस को ओबीसी की गिनती करने का मुद्दा मानना पड़ा, और मगर शर्त के साथ आरएसएस ने माना और कहा चलो हम गिनती करने के लिए राजी होते हैं, मगर इसका, इन आंकड़ों का राजनीति करने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। आप लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मालूम नहीं है, अखबार कम से कम बामसेफ के लोगों को डेली पढ़ना चाहिए, और कौन से लोग, कौन से पार्टी के लोग, कौन से संगठन के लोग कौन से समय में कौन सा बयान देते हैं वो उनके रणनीति का हिस्सा होता है, वो ध्यान रखना होगा। तो ये बयान उन्होंने दिया था, ये काउंटर करने के लिए बयान था,
वो हम लोगों को काउंटर करने के लिए बयान था। तो आरएसएस के लोगों ने मजबूर होकर इसको स्वीकार किया और बहुमत मिल गया। बहुमत मिल गया, रणनीतिक समर्थन था। इसलिए नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी गिनती नहीं किया, ऐलान करने के बाद भी गिनती नहीं किया। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, गिनती नहीं किया। मगर जब हमने भारत बंद का ऐलान किया, हम तो चर्चा कर रहे थे, मगर जब इस मुद्दे पर हमने भारत बंद का ऐलान किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करोगे तो भारत बंद करेंगे, हमने जब ऐलान किया तब आरएसएस के लोगों को लगा अब तो हम लोग फंस गए कि गिनती करेंगे, ऐसा कहा, गिनती कर नहीं रहे हैं। एक आदमी को ओबीसी के प्रधानमंत्री बनाकर ओबीसी को संतुष्ट कर लेंगे, ओबीसी संतुष्ट हो जाएगा, गिनती की बात नहीं करेगा। मामन मेश्राम ने बातें बोल रहा हूं, गिनती नहीं किया, लोगों को दावपेच भी समझा रहा। मगर जब हम आकर ओबीसी को संतुष्ट कर लेंगे, ओबीसी संतुष्ट हो जाएगा, गिनती की बात नहीं करेगा। मामन मेश्राम ने बातें बोल रहा हूं, फिर गिनती नहीं किया, लोगों को दावपेच भी समझा रहा। मगर जब हम आकर ओबीसी को संतुष्ट कर लेंगे, ओबीसी संतुष्ट हो जाएगा, गिनती का ऐलान करने का, गिनती की बात नहीं करेगा। मामन मेश्राम ने बातें बोल रहा हूं, फिर रणनीति। लोकसभा का चुनाव अभी कब है? 27 को है, 29 को। तो इन लोगों ने ऐलान किया कि 27-28 तक हम लोग कर लेंगे। गिनती शुरू होगी तो उसके भी तो सारे देश भर में करने के लिए तमाम बहुत लंबा समय लगेगा, गिनती करेंगे। और तारीख दिया साल 2 साल की आगे की। तो इसका मतलब ये गिनती करने के लिए ऐलान नहीं किया गया था, तत्कालीन हमारा दबाव घटाने के लिए ये किया गया था। तो इसलिए वो गिनती करने की बात वो करेंगे नहीं। मैं दूसरी बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, हो सकता है गिनती कर लेंगे तो और क्या करेंगे, आगे गिनती करेंगे तो करेंगे नहीं। पहली बात तो करेंगे नहीं। क्यों? ओबीसी भारत में संगठित वर्ग नहीं है। बात समझ रहे? बहुत गंभीर बात है। ओबीसी भारत भर में संगठित वर्ग नहीं है, इसलिए उसका दबाव, जो रिक्वायर्ड दबाव होना चाहिए, वो पड़ता नहीं है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया, योजना बनाई, और योजना बनाकर उन्होंने दोबारा ऐलान किया कि ऐलान करते हैं, करेंगे, मगर करने का नहीं, चूंकि ओबीसी संगठित वर्ग नहीं है तो करेंगे। ऐसा दबाव, ऐसा करने के बाद भी अगर नहीं करेंगे तो भी ओबीसी संगठित वर्ग ना होने की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला नहीं। ये सोचा गया। हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर इस बात को टेकअप किया और इस बात को फिर उठाने की कोशिश की। इसलिए उन लोगों ने मजबूर होकर ऐसा ऐलान किया और 2-3 साल बाद का तारीख ऐलान किया। तो इस तरह से अभी वो गिनती हुई नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कर लेंगे, चर्चा के लिए मान लेते हैं कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। एक और काम करेंगे, गिनती करेंगे, आंकड़ा घोषित ही नहीं करेंगे। गिनती करेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है ना, सरकार के ऊपर निर्भर है कि आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, सरकार को मालूम हो गया चुनाव लड़ने के लिए आंकड़ों का उपयोग करने के लिए सरकार को मिल गया, फायदा भी हो रहा है। मगर ओबीसी को फायदा तब होगा जब ओबीसी के जानकारी के लिए डाटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो सोचा कि सार्वजनिक नहीं करेंगे, गिनती करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। अब गिनती करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे तो इसका दूसरा अर्थ है करना करना नहीं करना बराबर हो गया, करना करना नहीं करना बराबर हो गया। ये इसके पीछे सोच था, चाल था।
और ये सोचकर उन्होंने ये काम करने की कोशिश की। तो ये लड़ाई अब आरएसएस और हमारे बीच में चल रही है। हमारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मगर मैं आपको एक संकेत बता रहा हूं कि लड़ाई हमारे और आरएसएस के बीच में चल रही है। हम जब कोई बात करते हैं उसको आरएसएस को काउंटर करना पड़ता है, आरएसएस काउंटर करता है तो हम उसको और प्रति काउंटर करते हैं, फिर उनको काउंटर करना पड़ता है। इतनी बड़ी शक्ति अब हमारे पास हो गई। नरेंद्र मोदी ने 13% आरक्षण का मुद्दा तो आप लोगों को याद है ना, हमने उस मुद्दे पर भी भारत बंद करवाया था और दोबारा फिर 13% की बात उन्होंने नहीं की। तो इससे आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि हमारी संगठित शक्ति अब सामान्य नहीं रही है, एक बहुत बड़े दबाव वाले ग्रुप में रूपांतरित हो गई है। क्योंकि अब हम केवल वामसेप का काम नहीं कर रहे, अब हमारे संगठन शक्ति के अंदर एक रूपांतरण हो गया है, बदलाव हो गया है। अब हम केवल पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने का काम नहीं कर रहे हैं, अब मासेस को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। जो एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं, हिंदू का क्या मतलब है? तो दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू का मतलब है मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दयानंद सरस्वती उस समय ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे जब आरएसएस पैदा भी नहीं हुआ था। ये 19वीं शताब्दी की बात है, अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी में दयानंद सरस्वती ने यह कहा था हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो हिंदू हमारे लिए गाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ब्राह्मणों ने, आप लोगों को याद होगा कि एससी एसटी ओबीसी को 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, इनको हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने का और पर्दे के पीछे से इन लोगों को ब्राह्मण धर्म थोप देने का, इन द नेम ऑफ हिंदू। क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। दयानंद सरस्वती कहते हैं हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। मैंने जब अब कुछ दिन पहले इसको इशू बनाया तो फिर आरएसएस को मैसेज चला गया, फिर आरएसएस ने देखा, रिकॉर्ड में है ये सारा, रिकॉर्ड में मेरे पास सारी रिकॉर्डेड बातें हैं सारा। फिर आरएसएस के पास चला गया, फिर उनको लगा अरे हम तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना रहे। आप लोगों ने कभी देखा, कभी सुना, किसी ब्राह्मण का नाम आपको याद है जो प्रवचन करके हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत बता रहा है? ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम पता है? किसी ब्राह्मण ने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया, उसके लिए मीटिंगें लगाई और समझाने का प्रयास किया कि ये हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है जिस पर हमारा धर्म अवलंबित है, खड़ा है। ऐसा किसी ब्राह्मण ने बताया? ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम आपको पता है? ऐसे किसी ब्राह्मण ने किया ही नहीं तो पता कहां से होगा? तो हिंदू शब्द आया कैसे? तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में और मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी के विरोध में लड़ाकर भिड़ाकर हिंदू बनाया गया। किसी ब्राह्मण ने प्रचार करके प्रवचन करके हिंदू नहीं बनाया। तो एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से भिड़ाकर, मुसलमानों से लड़ाकर प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। अगर तुम मुसलमान हो तो हम हिंदू है, एक प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। प्रचार करके
किसी ब्राह्मण ने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत बताने का काम नहीं किया और बताकर प्रचार करके हम लोगों को हिंदू बनाया। ये बात हिस्टोरिकली सच नहीं है। तो कैसे हिंदू बनाया? प्रतिक्रिया में हिंदू बनाया। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। बताएगा कहां से? श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये सारा हिंदू धर्म के सिद्धांत है। क्योंकि हिंदू धर्म के सिद्धांत ब्राह्मण धर्म के ही सिद्धांत हिंदू धर्म के सिद्धांत है। जो ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करते थे, जैसे ही 1918 को अंग्रेजों ने घोषित किया कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया जाएगा, प्रौढ़ मताधिकार लागू किया जाएगा, जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला, अरे बाप रे बाप, प्रौढ़ मताधिकार अगर लागू हो गया तो हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, तो सरपंच कहां से बनेगा? जो गांव का सरपंच नहीं बन सकता, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? कुछ करना होगा। ब्राह्मणों से कुछ करना होगा। जिनके विरोध में हेट्रेट का, घृणा का 2-3 हजार साल तक मूल निवासियों के विरोध में अभियान ब्राह्मणों ने चलाया, उन SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मणों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया, ताकि इनको हिंदू के नाम पर मुसलमानों से भिड़ाकर मुसलमानों के विरोध में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रणनीति के लिए मुसलमानों के विरोध में फसादात शुरू हुए और ये फसादात इतने बढ़ गए, पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया। ये फसादात इतने बढ़ाए गए SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए, इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों को अलग देश मांगना पड़ा। हेलो, ब्राह्मण भारत के विभाजन के गुनहगार है और इस गुनहगारी की वजह से अपराध बोध डेवलप हो गया। ब्राह्मणों के दिमाग में अपराध बोध डेवलप हो गया। अपराध बोध डेवलप होने की वजह से अपराध बोध खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने राष्ट्रवाद 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 राष्ट्रवाद, जिन लोगों ने भारत का विभाजन करवाया वो राष्ट्रवाद का नारा लगाने लग गए। जिनके नालायकी की वजह से भारत का विभाजन हो गया, वो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद बकने लगे, ताकि हमारे ऊपर भारत के विभाजन का आरोप नहीं आना चाहिए। ये सारी कहानी 3000 साल पहले की है, ऐसा नहीं है। इसको अभी 100 साल भी, 47 को 100 साल हो जाएंगे। और अगर ये राजनीति को, अगर शुरुआत राजनीति को माना जाए, तो अब इसको पूरी तरह से 100 साल भी नहीं हुए। ये अभी अभी की कहानी है, जो विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और इसकी वजह से हमारे जो भोले भाले लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, अर्धशिक्षित लोग हैं, SC ST OBC के लोगों को राष्ट्रवादी होने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को राष्ट्रवादी होने की जरूरत है, क्योंकि उनका DNA विदेशी है, इसलिए उनको राष्ट्रवादी होना जरूरी है। अरे हम तो जन्मतः मूल निवासी है, हम मूल निवासी है, राष्ट्र के मूल लोग हैं, हमको राष्ट्रवादी होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद
स्वीकार करने की हमें जरूरत नहीं है। ये प्रचार करके आरएसएस को लोग राष्ट्रवादी है। हम लोग कैसे राष्ट्रवादी है? हम लोग मूल रूप से इसी देश के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों को राष्ट्रवाद की विचारधारा का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। मूल रूप से यहां के हमारे मन में राष्ट्रद्रोह का विचार ही नहीं आता है, क्योंकि ये मूल भूमि हमारी है। साथियों, इस तरह से इन सारे लोगों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने की वजह से भारत का विभाजन कर दिया, और भारत का विभाजन करने की वजह से बचे खुचे जो मुसलमान भारत में रहे उनके विरोध में फिर हिंदू मुसलमान का मामला चलाने का और मौका मिल गया। और फिर एससी एसटी ओबीसी को आजाद भारत में 3.5% ब्राह्मणों को अपनी मत संख्या बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला आजाद भारत में भी चलाते रहे। इसका परिणाम यह हुआ, बहुत ज्यादा परिणाम नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा परिणाम क्यों नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों का नेतृत्व रखकर बहुसंख्य लोगों का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी ओबीसी को नेतृत्व देना पड़ेगा, तो फिर बहुसंख्यक लोगों का समर्थन हासिल किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया गया, यूज एंड थ्रो के लिए सामने किया गया, गिनती करने की आशा बनी लोगों को, मगर इसके लिए तो लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, वो तो उनके दांव पेच का हिस्सा है। तो ये सारी परिस्थितियां साथियों है, और इसकी वजह से आज ब्राह्मणों का दूसरे तरीके से कब्जा हो गया। जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, ये तुम्हारे ही ब्राह्मणों ने कहा है, तो ब्राह्मणों को अपने धर्म का कल परसों तक हिंदू के नाम पर प्रचार करने वाले ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द से भी अपने को दूर रखना शुरू कर दिया। अभी आजकल नया शब्द लाया ब्राह्मणों ने, पता है कौन सा? सनातन। ओ मेरी वजह से, जब मैंने कहा हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, अब तुम गाली को तुम ही कह रहे हो, तुम ही ढो रहे हो। तुम ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता है। आप बोलेंगे सबूत क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक ब्राह्मणों का संस्कार होता है। ब्राह्मणों का संस्कार हिंदू का संस्कार नहीं होता है। ध्यान रखो, ब्राह्मणों का संस्कार होता है। अभी आज का अखबार पढ़ो तो मोहन भागवत ने पंच परमेश्वर नाम का कुछ तो भी नया है, पंच परमेश्वर नाम का 5 सिद्धांत बताए कि इस पर हम लोग काम करेंगे। तो मैंने पढ़ा कि पंच परमेश्वर ने जाति विनाश का कोई मुद्दा डाला क्या? तो पंच परमेश्वर ने जाति विनाश का मुद्दा ही नहीं है। आज पढ़ो, आप अखबार में पढ़ो, आज के अखबार में। तो पंच परमेश्वर काय का कार्यक्रम बनाया? नहीं, सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। अरे जाति और जाति के बीच में ऊंच और नीच की भावना है, घृणा की भावना है। ऊपर की जाति नीचे के जाति से घृणा करती है, नीचे की जाति ऊपर के जाति का तिरस्कार करती है। द्वेष और तिरस्कार के उतरण पर यह सारा का सारा तुम्हारा धर्म खड़ा है। तुम कहते हो इसमें सामंजस्य होना चाहिए। अजीब किस्म की बात है, कैसे होगा?
अच्छी और लच्छेदार भाषा का उपयोग आरएसएस वालों से सीखना चाहिए। लच्छेदार भाषा का उपयोग करने का और लोगों को मूर्ख बनाते रहने का। लोग भाषा से ही मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास मीडिया है, सारे देश भर में खबरें छप कर आती रहती है। तो साथियों, जाति विनाश का कोई एजेंडा, एकता निर्माण करनी है, मगर जाति विनाश का कोई कार्यक्रम नहीं चलाना है। इससे पता चलता है कि बड़े मुश्किल से उन्होंने 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा। ये बंटवारा ही तो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करता है। इसलिए साथियों, ये जो 6000 जाति के टुकड़ों को जगाने का, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने का, जोड़कर संघ शक्ति का निर्माण करने का और संघ शक्ति का उपयोग और प्रयोग इस गुलामी को खत्म करने के लिए उपयोग करने का, ये कार्यक्रम तो हमने बनाया हुआ है। और इस कार्यक्रम को लगातार जन समर्थन मिल रहा है, और ये जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए 625 जिलों में हम लोगों ने संगठन का जाल फैला हुआ है। 769 जिलों में से 36 राज्यों में से 32 राज्यों में हमने संगठन सारे देश भर में फैला दिया है। और इसकी वजह से आरएसएस के लोगों को लगता है कि अब ये लोग, पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने के बाद हमने दूसरे रणनीति पर काम शुरू कर दिया। अब मासेस को इकट्ठा करने का काम शुरू किया, और मासेस को इकट्ठा शुरू करके हमने मासेस के माध्यम से ईवीएम मशीन का मुद्दा उठाया। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी कर रहे, इस पर भारत बंद तो हमने किया है? अब राहुल गांधी उसको उठा रहे हैं। कांग्रेस के इतिहास में बहुजन शब्दों का उपयोग कभी हुआ? वो कर रहा है, बोले बहुजन को इकट्ठा करेंगे। राहुल गांधी बोल रहा है, अरे फिर वामन मशराम क्या करेगा? तू अगर बहुजन को इकट्ठा करेगा तो वामन मशराम क्या करेगा? पकोड़े बेचेगा क्या? तो अभी कांग्रेस के पास ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को इकट्ठा करने का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो बीजेपी की तरफ चले गए। अब वो सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो इसलिए वो बहुजन की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये बात हम लोगों को समझना होगा। परिस्थितियां तेजी से बदल रही है, और 625 जिलों में हमने संगठन का जाल फैलाया हुआ है, और आने वाले समय में 2030 तक 6 लाख गांवों तक 2030 तक हम संगठन का विस्तार 2030 तक संगठन का विस्तार, देशव्यापी विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं। और जब ये विस्तार होगा तो आंदोलन कौन से दिशा में आगे बढ़ेगा, ये भोजन के पहले मैं नहीं बताऊंगा, भोजन करने के बाद बताऊंगा। अभी भोजन कर लो, फिर बाद में बताऊंगा। ओके। अभी सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग यहीं बैठे रहें, थोड़ा सा 10 मिनट इंतजार करें, अभी थोड़ा सा समय है, 10 मिनट इधर ही। साथियों, ये भोजन के लिए जो टीम है, अजय परमार साहब इंदौर से, राजेश मालवी साहब आगर मालवा से, राम बाबू मेघवाल साहब आगर मालवा से, तुलसी राम बोस साहब इंदौर से, श्याम सूर्यवंशी साहब बड़ौद से, धर्मेंद्र राठौड़ साहब आगर से, उमाशंकर सूर्यवंशी साहब जिला अध्यक्ष बामसेब इंदौर से, विजय कुमार इंगले साहब इंदौर से, जितेंद्र मालवी सीहोर से, जन्म सिंह परमार साहब सीहोर से, लखन सिंह सोलंकी इंदौर से, लक्ष्मण सिंह दुगाड़िया साहब सीहोर से, सुनील परमार साहब देवास से, मदन सोलंकी जी देवास से, प्रकाश भाई देवास से। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है खाने के स्टॉल के पास जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और काम को शुरू करें। दूसरा, जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, हेलो साथियों, कुछ बातें आप लोगों को मैंने बताई थी, अभी कुछ बातें और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
अभी मेरे पास में एक ये राजस्थान पत्रिका का कटिंग आया हुआ है और इसमें आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान छपा हुआ है। उसका टाइटल है, मैंने दोपहर के सत्र में जो कहा उस बात को थोड़ा सा ध्यान में लाइए तो आपको बात समझ में आएगी। उसका टाइटल है, हिंदू मानवता का धर्म है। चलो है, बोल रहे हैं, दुनिया को इसकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है। अब इसमें दो तीन बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 6000 जातियों में ब्राह्मणों ने मानवता को विभाजित किया टुकड़ों में। केवल इतना नहीं किया, तो जाति और जाति के बीच में उच्च और नीचता का भाव पैदा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आप में से तमाम लोगों को, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तमाम लोगों को उसका हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। हो सकता है यहां आया हो, बहुजन कल्याण प्रकाशन लखनऊ वालों ने पब्लिश किया हुआ है। वैसे बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है, मगर इसका सर्वोत्तम ट्रांसलेशन जो है वो बहुजन कल्याण प्रकाशन जो है लखनऊ का, मैं जब विद्यार्थी था तब मैंने पढ़ा था। इतना बेहतरीन ट्रांसलेशन मैंने, कि मानवता को जितना नीच बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्राह्मण धर्म ने किया। ब्राह्मणों को भी हिंदू कहने के लिए बार बार हिंदू शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ब्राह्मण धर्म का उपयोग करने के लिए उनको भी शर्म लगती है। वास्तव में ये ब्राह्मण धर्म है। मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ, लिटरेचर बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, जो भारत का लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर में संस्कृत का है, हिंदी का है या भारत की तमाम भाषाओं का है, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का आगमन होने के पहले हिंदू शब्द ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पहले हिंदू शब्द ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर इस धर्म का नाम क्या था? उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म था। मुसलमानों के आगमन के बाद मुसलमानों ने इसे हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमान पर्शियन भाषा बोलते थे। पर्शियन भाषा में सिंधु के पार वाला एरिया है, वो सिंधु से क्रॉस करके भारत में आए तो स का उच्चारण नहीं कर सकते थे, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु का हिंदू हो गया। तो मैंने ब्राह्मणों को कहा, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं या SC ST OBC के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तो ब्राह्मण लोग दूसरों का नामकरण करते हैं, मगर ब्राह्मणों के धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया है। अजीब बात। ब्राह्मणों के धर्म का नाम जब मुसलमान भारत में आए तो उस धर्म का नाम उन्होंने हिंदू रखा। मुसलमानों ने ब्राह्मणों के धर्म का नाम रखा हिंदू, तो हो गया ना, मुसलमानों ने उनके धर्म का नाम रखा। ब्राह्मण सारे लोगों के घरों में जाके नामकरण करता है, उसके धर्म का नामकरण मुसलमानों ने किया, हिंदू। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों के धर्म का नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है।
ये जब बातें मैंने कहना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में लिखना शुरू कर दिया, तब ब्राह्मणों को लगा ये सारा दाव उल्टा पड़ जाएगा। हम मुसलमानों के विरोध में सारे देश भर में बोल रहे हैं और मुसलमानों के विरोध में बोलने की वजह से बहुत सारे SC ST OBC के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए हैं। अब हम अगर मुसलमानों की वजह से हिंदू कह रहे हैं, अगर ये जानकारी लोगों को हो जाएगी तो लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम रखा, सनातन। अभी नया नाम आया मार्केट में, ब्राह्मणों के धर्म का नया नाम आया सनातन। अब मेरा कहना है, मैंने ब्राह्मणों को कहा तुम निर्धारित कर लो भाई, तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू है या सनातन है, पहले एक तो डिसाइड करो। अरे एक बाप की औलाद का एक नाम होना चाहिए ना। दो नाम रखते हो, दो में से कोई एक नाम निर्धारित कर लो। वो निर्धारित नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि तुम लोग अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, तो इसका हिस्टोरिकल कारण जानना जरूरी है कि जब अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों के आने के बाद जब जागरण शुरू हुआ सारे देश भर में, तो लोगों को अंग्रेजों के आने के बाद ही तो हमारे शूद्र लोगों को, अतिशूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को भी तो अंग्रेज आने के बाद ही पढ़ने का अधिकार मिला। अंग्रेज आने के पहले नहीं मिला। बाबा साहब आम्बेडकर को अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ने का अधिकार मिला, उनको मौका मिला अंग्रेजों के आने के बाद। तब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के लाइट में भारत की समाज व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दिया। इस समीक्षा के तहत उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। अगर आप भी वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा है, वो वेस्टर्न विचारधारा क्या है? सारे इंसान बराबर हैं। क्या है? सारे इंसान बराबर है। ये मूल सिद्धांत ये। और इस तरह से उसके आधार पर जब ये सिद्धांत अमेरिका में, यूरोप में लागू कर दिया गया, उसके बाद यूरोप और अमेरिका महान हो गया। सब लोगों की ताकत लग गई देश निर्माण के लिए और सभी लोगों के हाथ लग गए राष्ट्र निर्माण के लिए और संपत्ति निर्माण करने का काम शुरू हुआ। तो दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अमेरिका वालों ने पैदा कर दी। जब सारे लोगों को अधिकार मिला, कालों को मिला, गोरों को मिला, सबको मिला, तो इतनी भयंकर संपत्ति पैदा हो गई कि अमेरिका वालों के पास में 1000 गुना ज्यादा संपत्ति भारत से अकेले अमेरिका के पास है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को अमेरिका के विरोध में, या वहां वो जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम लेकर विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। उसका नाम लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी के बारे में पता नहीं मोदी ने कहा या मीडिया वालों ने कहा, उसका कितना इंच भाई? 56। वो साला कहाँ गायब हो गया? 56 का तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। 56 कहाँ गायब हो गया, किधर हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आजकल नरेंद्र मोदी के फोटो छपते हैं तो मायूस दिखता है, ऐसा मायूस दिखता है, बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी व्यवस्था की वजह से दुनिया वालों ने, जो अर्थशास्त्री ना दुनिया वालों ने विकास का रेट का नाम क्या रखा मालूम? हिंदू ग्रोथ रेट। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया रेट का जो नाम है वो हिंदू ग्रोथ रेट। आप लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं। दुनिया में जो अर्थशास्त्री लोग हैं, सबसे घटिया ग्रोथ रेट का नाम रखा है हिंदू ग्रोथ रेट।
ये ग्रोथ रेट तब बढ़ गया जब ये गैर हिंदू सरदार प्रधानमंत्री हो गया, अर्थमंत्री हो गया। क्या नाम भाई वो अर्थमंत्री का? मनमोहन सिंह। बाद में वो प्रधानमंत्री भी हो गया। उसके बाद ये ग्रोथ रेट बढ़ गया। सरदार वो जो हिंदू नहीं है उसके नेतृत्व में जब अर्थव्यवस्था को डेवलप करने का काम किया गया, उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ गया। जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं बढ़ा, इंदिरा गांधी के समय में नहीं बढ़ा, राजीव गांधी के समय में नहीं बढ़ा, वो सरदार के समय में बढ़ा। तो साथियों, ये एक बहुत अहम बात जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो आरएसएस के सरसंघ चालक को प्रचार करना पड़ रहा है, हिंदू मानवता का धर्म है, तो हिंदू मानवता को कुचलने वाला धर्म है। हिंदू धर्म जिसे वो कहते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये हमेशा कह रहा हूं, वो लोग मुझे कभी मेरे खिलाफ में कोई केस दाखिल नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा ये बात जो है, मैं कह रहा हूं ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहूंगा, क्योंकि इसके सारे सबूत मेरे पास है और वो सारे सबूत ब्राह्मणों के ग्रंथों में हैं। मेरे पास जो सबूत आए हुए वो कहां से आए? वो ब्राह्मणों के ग्रंथों से आए। ये ब्राह्मणों को मालूम है, वामन मेश्राम को मालूम हो गया, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, तो इसकी वजह से वो मेरे खिलाफ में किसी प्रकार का केस दाखिल नहीं करते। मैं तो चाहता हूं मेरे खिलाफ में केस दाखिल करें। आप लोग जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा मत बोलना, आपके खिलाफ हो जाएगा केस। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी मुंह में कोई भी शब्द बराबरी नहीं होते। अगर मान लो मैं बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा हूं तो वो मेरे मुंह में सुटेबल है। औकात होती है ना, एक औकात समझ, औकात शब्द, तो वो बड़े शब्दों को यूज करने के लिए एक औकात चाहिए। आप लोग कर लोगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो जवाब तो मेरे पास है। तो इसलिए एक बार नरेंद्र मोदी ने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाला। रात के 3 बजे पुलिस अधिकारी को भेजा, 3 बजे, और 3 बजे जेल के अंदर से बाहर निकाला और कहा सरकार ऐसा कह रही है कि आपको अरेस्ट करके गलत किया। ऐसा कैसा लग रहा है सरकार को? कहा कि आप लोग सारे देश के पुलिस चौकी में आपके लोग इकट्ठा हो गए और हर तरफ से टेलीफोन आ रहा वहां इंस्पेक्टर को, आईपीएस अधिकारी को। हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े नेता हैं। तो तब मालूम हो गया, तो इसलिए अभी आपके खिलाफ कोई मामला बन नहीं रहा है। तो कल सवेरे आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और केस पढ़ने के बाद में आप चले जाना। केस विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, मगर दोबारा बुलाया भी नहीं। केस अभी भी है मगर बुलाया नहीं अभी तक, मैं गया भी नहीं। उन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया आपके ऊपर केस है, आप एक आध बार तो आ जाओ। उनको मालूम है ये आएगा और ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। दोबारा सारे देश के पुलिस चौकी के सामने लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इसको अपना आंदोलन बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं तो कई जगह उदाहरण देकर कहा कि गांधी जी महान नहीं थे। आप गांधी जी के पुतले के पास जाके खड़े होकर देखो, गांधी जी की टांगे, सिंगल हड्डी का आदमी है। आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। मैं कई जगह जाकर गांधी जी के पुतलों के पास जाकर देखा, अरे आदमी का सिंगल हड्डी है, उसके पैर देखो, सिंगल हड्डी का आदमी। तो सिंगल हड्डी का आदमी, तो अंग्रेजों ने उसको अरेस्ट किया, जेल में डाला, तो लोगों की सहानुभूति गांधी जी के प्रति बढ़ गई।
सहानुभूति बढ़ती गई, 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 और गांधी जी महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, अंग्रेजों ने जेल में डालते 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 उसको महान बना दिया। तो मैंने वहां की पुलिस को कहा मुझे भी डालो। अब ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म बचाने का काम करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है, बचाने का काम करना पड़ रहा है। सारे देश भर में मैं जो बता रहा हूं उसका कोई जवाब उनको देने नहीं आ रहा है, तो उनको प्रचार करना पड़ रहा है, मानवता का धर्म है नहीं। अखबार वाले, टीवी वाले उनकी प्रोपेगेंडा करते हैं और मेरा एक लाइन नहीं छापते, मगर सोशल मीडिया में मेरी बात सारी दुनिया में चलती रहती है। कभी कभी मेरे पास में रात में 2 बजे, कभी कभी रात में 4 बजे टेलीफोन आता है कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, मैं लंदन से बोल रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं, विदेशों से मुझे टेलीफोन आता है। अरे मैंने कहा भाई रात के 2 बज गए, 4 बज गए, तो क्या कहता है, नहीं हमारे यहां तो दिन चल रहा। अरे चल रहा होगा, मगर मेरे तो यहां रात चल रही, मेरे को सोने तो दो। कहा कि नहीं मैं आपका वीडियो देख रहा था, रहा नहीं गया, इसलिए इमीडिएट टेलीफोन लगाया। हमारी बात तो पेपर वाले, प्रिंट मीडिया वाले छाप नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो है वो नहीं छाप रहे, चैनल वाले नहीं छाप रहे, मगर सोशल मीडिया में सारे देश भर में हमारे बातें पहुंच रही है। लगभग मेरा एक वीडियो जो है 1-2 दिन के बाद एक वीडियो हमेशा आता ही है। बोलिए डेली आता है ना, यही देखता है। मेरे पास मेरा वीडियो डालने के लिए भी समय नहीं है, तो वो डेली डालता है। तो इस तरह से साथियों सारे देश भर में और देश और दुनिया में जो विचारधारा हम प्रचार में ला रहे, दुनिया में ये बातें फैल जाएगी। पिछले बार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि भारत का एक आदमी है जिसको पाकिस्तान वाले दिखा रहे हैं टीवी पर। वो मेरे वीडियो के बारे में बोल रहा था कि पाकिस्तान वाले, अरे गधे आदमी, सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ग्लोबल मीन्स दुनिया वाला मीडिया, और वो मीडिया में डालने के बाद दुनिया वाले दिखा रहे होंगे, तो उसमें कौन सी नई बात है, पाकिस्तान वाले दिखा रहे। अरे अजीब किस्म की बात है भाई, पाकिस्तान वाले दिखा रहे। पाकिस्तान वाले जो बोल नहीं सकते, तो पाकिस्तान वालों को लगा चलो वामन मेश्राम की ही मदद लेते हैं। बीजेपी वालों के विरोध में पाकिस्तान वाले बोल नहीं पा रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमारे पास डाटा है, हमारे पास जानकारी है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की वजह से बहुत बार आरएसएस को, भाजपा को मजबूत करने का मौका पाकिस्तान वाले देते रहते हैं। तो नालायक है पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान की वजह से भारत में आरएसएस और भाजपा को मजबूत करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तो हिंदू मुस्लिम करने का मौका भारत में नहीं मिल रहा है, तो आजकल ये पाकिस्तान के नाम का उपयोग कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा सके। साथियों ऐसी तमाम बातें हैं जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है, और ये इसलिए मैं आप लोगों को रिपीटेडली ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसके पीछे बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आजकल ये बातें ज़्यादा हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। साथियों पिछड़े वर्ग के लोग जो है बहुत सारी बातें नहीं जानते, और नहीं जानते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग कुछ भी नहीं जानते। ये भी बात सही नहीं है। ये बात भी सही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के संपर्क में ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं। ब्राह्मणों के ही हाथों से पिछड़े वर्ग के लोगों का सारा संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद सारे संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से करते हैं।
ये बात सही है, उन लोगों को उनके साथ रहना पड़ता है इसी वजह से। तो इस तरह से उन लोगों ने पिछड़े वर्ग का मतलब है ओबीसी के लोगों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जब पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको कंट्रोल में रखा है, तो गांव मोहल्ले के, जिले और तहसील के पिछड़े वर्ग के लोगों को कंट्रोल करना कहां मुश्किल है? नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो पिछड़े वर्ग की 11 साल हो गए, गिनती नहीं कर पा रहा है। अगर हम बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि पहले समाज को परिवर्तित करना होगा। समाज को परिवर्तित करने के बाद, समाज को परिवर्तन का क्या मतलब है? समाज को परिवर्तित करने का मतलब क्या है? ये भी थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। समाज परिवर्तन करने का मतलब क्या है? जाति और जाति के बीच में द्वेष और तिरस्कार का संबंध है। यदि आपने शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जातियों को जोड़ने का काम किया और वो सीमित लेवल पर क्यों ना हो, जोड़ने में आप कामयाब हो गए, परिवर्तन है। ये परिवर्तन है, ये आपको करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के अंदर जाना चाहिए, ओबीसी के अंदर जाना चाहिए और उनको जगाने का काम करना चाहिए। उनको जागृत करने का काम करना चाहिए। एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को जगाने का काम क्यों करना चाहिए? नहीं जगाओगे तो तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा, तुम्हारे विरोध में ब्राह्मण जगा देगा और ब्राह्मण तुम्हारे विरोध में उसका इस्तेमाल करेगा, कर रहा है। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तो पहले समाज को बदलना है, व्यवस्था को बदलने का काम बाद का है। तो समाज अगर आप संतुलित रूप से उपयोग कर सकोगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। समाज के शक्ति का उपयोग करोगे तो राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा। राजनीतिक सत्ता में आपको नियंत्रण करने का मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने करके दिखाया। काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं, ये किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होगा। राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन किए बगैर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवस्था में परिवर्तन करने के पहले राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन करना होगा। राजनीतिक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में रखोगे और व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम करोगे। अगर ऐसा किसी का सोच है तो गलत है। राजनीतिक सत्ता उनके नियंत्रण से हटाना होगा, उनको उनके नियंत्रण से हटाना होगा और अपने कब्जे में लेना होगा। वो कब्जे में लेकर आपके पास राजनीतिक सत्ता आएगी। आने से क्या होगा? भारत सरकार के बजट पर आपका कब्जा होगा। राजनीतिक सत्ता मान लो दिल्ली में आपके पास आ गए तो क्या होगा? सर पर हाथ रखना पड़ेगा। जो गणित का लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, उसको भी सोचना पड़ेगा कि ये आंकड़ा है कितना, 42 लाख करोड़। आप दिमाग पर बोझ डाल के देखो, देखने के बाद आपको लगेगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पैसा कितना है। और वो 1 साल भारत सरकार के पास आता है। उत्तर प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ का है, ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का बजट अलग है, केंद्र सरकार का बजट अलग है, महानगर पालिका का बजट अलग है, नगर पालिका का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है,
जिला पंचायत का बजट अलग है, और हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है, और टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का अधिकार है। ये सारी संस्थाओं पर जब आप कब्जा करते हो तो आर्थिक साधनों पर आपका नियंत्रण प्रस्थापित होता है, और फिर उन आर्थिक साधनों का उपयोग करके आप अपने लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हो, गरीबी खत्म करने का काम कर सकते हो, उनका एजुकेशन बड़े पैमाने पर कर सकते हो। सबसे पहले हमारे लोगों को क्या करना होगा? एजुकेशन। उसको रोजगार देने की जरूरत नहीं है, उसको एजुकेशन दो। एजुकेशन देने से रोजगार खुद ढूंढ लेगा। प्रोफेशनल एजुकेशन दो, उसको रोजगार हासिल करने का और आसान होगा। कुछ नहीं तो धंधा करने का हुनर आ जाएगा, कुछ नहीं तो भजिया पकोड़े बेचेगा, मांगने का काम बंद कर देगा। कुछ लोगों को लगता है भजिया पकोड़े बेचने हैं, अरे यार कुछ नहीं है, भजिया पकोड़े बेचने वाला बहुत आप लोगों को मालूम हल्दीराम कहां से कहां पहुंच गया। हल्दीराम में लंदन में गया, साला उधर भी, अरे मैंने कहा हल्दीराम यहां भी, हाँ यहां भी है हल्दीराम। तो ये जो व्यवसाय है, ये उद्योग है, प्रोफेशनल एजुकेशन से आप लोगों को मिलेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं अपने लोगों को। आप लोग बोलेंगे वो तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? तो प्रचार कर रहे हैं, वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके पास जब बजट आता है तो आप कंपलसरी ऐसा करवा सकते हो, डिसाइड कर सकते हो 1 साल में 10 लाख करो, 10 लाख बच्चे ऐसा होने चाहिए। फिर आप निर्धारित कर सकते हो अमेरिका में, यूरोप में और दुनिया के तमाम देशों में फॉरेन एजुकेशन के लिए 1 लाख बच्चे विदेश में जाएंगे। विदेश से पढ़कर आएगा तो कंपलसरी उसको लाखों की नौकरी मिल जाएगी। ये सब बजट के आधार पर कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? पुलिस विभाग तुम्हारे नियंत्रण में आएगा। कल तक जो डंडे तुम्हारे पिछवाड़े पे मारता था, आपको भी मारने का मौका मिलेगा। उनके पिछवाड़े पे जो गलत काम करेगा तो आपको मौका मिलेगा। कल तक वो डंडे मारते थे, आपको डंडे मारने का अधिकार मिलेगा। पुलिस चौकी में उनको बुलाकर डंडे मारने का अधिकार मिलेगा। आपके अंदर उन्होंने भय पैदा किया, उनके अंदर भी भय पैदा होगा। हमारे लोग तो डर के मारे ही बहुत सारा काम करते नहीं है। तो सत्ता की वजह से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो बदलाव करने के लिए शक्ति चाहिए। अगर आपके सत्ता में परिवर्तन हो गया, सत्ता आपके नियंत्रण में आई, तो इस सत्ता का उपयोग आप व्यवस्था बदलने के लिए कर सकते हैं। तीसरी बात, मिलिट्री आपके कब्जे में। जिसके पास देश में सत्ता है उसके नियंत्रण में मिलिट्री होगी, और मिलिट्री का उपयोग आंतरिक अशांति खत्म करने के लिए कर सकते हो। और जो लोग विदेशी ताकतें हैं, उन विदेशी ताकतों को सबक सिखाने के लिए कर सकते हो, ताकि आपके लोगों का, देश के अंदर रहने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा उठ जाए। ऐसी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सत्ता पर नियंत्रण, व्यवस्था पर नहीं बनाया है। केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार नहीं रखे गए हैं। मौलिक अधिकार अमल होने चाहिए, और मौलिक अधिकार ये जो कॉन्सेप्ट है, ये शूद्रों और अतिशूद्रों के हित में ज्यादा है, सभी के हित में है। क्या आपको पता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अगर पुलिस वालों ने अरेस्ट किया तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस चौकी में पुलिस वाले नहीं रख सकते हैं? किसी को पता? 24 घंटे से ज्यादा
पुलिस वाले पुलिस चौकी में नहीं रख सकते। अगर 24 घंटे से ज्यादा रखना है तो जज के सामने उसको हाजिर करना होगा और जज से अनुमति लेनी होगी कि मुझे और 3 दिन इसको रखना है, 5 दिन रखना है, 7 दिन रखना है, 10 दिन रखना है। जज के सामने रखना होगा प्रस्ताव, जज अनुमति देगा। जरूरी नहीं कि उन्होंने 10 दिन मांगा तो 10 दिन मंजूर कर लेगा। जज बोल सकता है क्या काम करना है, ये करना है, इसके लिए 2 दिन बहुत हो गए, 3 दिन पर्याप्त नहीं है, 5 दिन जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जज बोलता है? क्योंकि राइट टू लीव में किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाला जकड़कर नहीं रख सकता। फ्री, लाइफ फ्री होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। आजादी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार केवल सुरक्षा करने के काम में हम नहीं लगेंगे, मौलिक अधिकार समाज में लागू करने के लिए काम करेंगे। ये मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है। मौलिक अधिकार ये शूद्रों अतिशूद्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर लिखा हुआ है, मौलिक रूप से पढ़ लो, उसे समझ लो। हिंदी अंग्रेजी की कॉपी ले लो, अवेलेबल है। प्रत्येक वामसेवक के व्यक्ति के घर में हिंदी अंग्रेजी वाली एक ही कॉपी रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार के रेफरेंस में मैंने आपको बात कही। अभी कंक्लूडिंग में तो मेरा मोबाइल देना सर। साथियों, अभी संगठन का मुद्दा है। अभी जो दोपहर के बाद वाला जो सत्र है उसमें संगठन के विषय, संगठन के उद्देश्य एवं विचारधारा के प्रति कार्यकर्ता की निष्ठा और गंभीरता से ही कठिन से कठिन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। साथियों, संगठन कैसे बनता है? संगठन बनता है अपनी व्यक्तिगत आज़ादी संगठन को समर्पित करनी पड़ती है। व्यक्ति आज़ाद है, संविधान के अनुसार भी आज़ाद है और जन्म से भी आज़ाद है। तो आज़ाद होने का मतलब है वो अकेला ही रहेगा। तो ये आज़ादी की जो शर्त है उसका त्याग करके समाज के लिए उसको समर्पित करना पड़ता है, तब संगठन बनता है। संगठन ऐसे ही नहीं बनता। अपने व्यक्तिगत ख्वाहिशों पर, व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं पर नियंत्रण रख के संगठन को समर्पित करना पड़ता है, तब संगठन बनता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें समाज के हित के लिए हमारी जो आज़ादी है संगठन को उपयोग करने के लिए दी जाती है, और फिर इस तरह से संगठन बनता है। फिर संगठित शक्ति का निर्माण होता है। फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग नेतृत्व के लोग उद्देश्य पूर्ति के लिए करते हैं। 48 साल हो गए, 19 साल की उम्र से संगठन बनाने का काम शुरू किया। इतना लंबा समय लगाया। 625 जिले, 769 जिले हैं देश में, उसमें 625 जिले 32 राज्यों में, टोटल 36 राज्य हैं। 36 में से 32 राज्यों में संगठन बनाया। हमारे समाज का इतना विशाल संगठन आज के तारीख में कहीं पर भी नहीं है। जिले का होगा, कमिश्नरी का होगा, और ऐसा संगठन कहीं है नहीं है। एक केवल संगठन नहीं है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ट्रेनिंग दिया जाता है, उद्देश्य का, विचारधारा का, कार्यक्रम का, ये सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, आइडियोलॉजी का, संगठन का। और इसके आधार पर जो ट्रेंड लोग हैं उसके आधार पर संगठन बनाया जाता है।
इस तरह से साथियों संगठन एक महत्वपूर्ण शक्ति है और बहुत लंबा समय लगाकर बहुत बड़ा संगठन बनाया, अभी उपयोग में लगा रहे हैं। अभी हम बामसेफ संगठन बनाने में नहीं लगे हुए हैं। बामसेफ के लोगों को बोल दिया अब बामसेफ तुम देखो, तुम इसको बढ़ाओ। अभी आम आदमी, केजरीवाल का नहीं हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हमारे लोग हैं, वो जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनका राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए एक एक आदमी को समझाते थे, बार बार समझाते थे, लंबा समय लग गया। आम आदमी को एक एक आदमी को समझाना नहीं पड़ता है। आम आदमी के लिए समझाने का तरीका नहीं है। आम आदमी को कैसे जोड़ने का? आम आदमी के भविष्य को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय मुद्दों को चॉइस करना होगा और उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। उतर रहे कि नहीं उतर रहे? आप लोग अपने अपने इलाके में लोगों को तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लखनऊ में 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो वो मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम उसका, फालतू लोगों का नाम भी साला मुझे याद नहीं रहता है, हा? बाबा तो वहां 24 घंटे मुसलमानों को डराता रहता है। मुसलमानों को, उसके सारे भाषण जो है मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों को डराता रहता है। SC ST OBC के लोग इकट्ठा हो गए लखनऊ में। बाबा डर गया। बाबा जो है मुसलमानों को डराता रहता है, वो उस बाबा के सामने हमने केवल 25,000 लोग इकट्ठा के, बाबा डर गया। ज्यादा नहीं, 25,000। हेलो, माइक भी डर गया, साला समझ में नहीं आता माइक का भी, मैं जब भी बोलना शुरू करता हूं तभी ये सारी समस्याएं आती है। सारे देश भर में ऐसे, क्योंकि माइक को सामान्य सुनने की आदत है, ज्यादा सुनने की आदत नहीं है। और जिस तरह से मैं बोलता हूं वैसा सुनने की तो माइक को आदत ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये हम लोग अब मासेस का आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोगों को मासेस में जाना चाहिए। आप लोगों को जो बामसेफ के पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को कंपलसरी, हर दिन नहीं, कंपलसरी सैटरडे संडे को आप लोगों को गांव में जाना है। 15 लाख बूथ है भारत में, 15 लाख बूथ है और 2030 तक 15 लाख बूथ का संगठन बनाने की योजना है। जब 15 लाख बूथ सड़कों पर उतारने का अपील करेंगे और 15 लाख बूथ में से लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक बूथ से 10 लोग, 15 लाख इंटू 10 कितना होगा? 1.5 करोड़। 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़। केवल एक बूथ से 10 लोग अगर आ गए, 1.5 करोड़। अगर 100 लोगों को आपने, क्योंकि 1000 का बूथ होता है, 1000 में आपने 100 लोगों को मोबिलाइज किया तो 15 करोड़। गांधी जी ने 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। अंग्रेजों से ब्राह्मण थोड़ा ज्यादा बदमाश है, तो इसलिए 5 गुना, मैं 5 गुना सोच रहा हूं, 3, 5, 15 करोड़ लोग अगर हमने सड़कों पर उतारे तो इन लोगों को हमको सड़कों पर निपटना है। निपटना समझते हो ना? मैं जितना बोलूंगा उतना ही करना है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। और मैं कितना बोलता हूं मैं? केवल सड़कों पर जाके खड़ा होने का, कुछ नहीं करने का। जो करना है मैं करूंगा, जो बोलना है मैं बोलूंगा। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, केवल सड़क पर खड़ा होने का।
तो उनको मैसेज चला जाएगा कि ये पहला दौर है, 15 करोड़ इकट्ठा हो गए, पता नहीं दूसरे दौर में कितने होंगे। 15 करोड़ लोग अगर एक एक आदमी को तैयार करते हैं तो 30 करोड़ हो जाएंगे। अगर एक आदमी 2 आदमी को तैयार करते हैं तो 45 करोड़ हो जाएंगे। इतने लोगों की पॉलिटिकल पावर चेंज करने के लिए जरूरत भी नहीं है, मगर आंदोलन के लिए जरूरत है, क्योंकि आंदोलन से ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। जन आंदोलन खड़ा करना होगा। हमारा टारगेट जन आंदोलन का है, आंदोलन का नहीं है। आंदोलन तो खड़ा हो गया, जन आंदोलन का है। और 2030 तक हम लोगों को मिनिमम 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए तैयारी करनी है। तो आपको गांव में जाना है, गांवों के लोगों को घंटा भर समझाओ। ज्यादा समझाना जरूरी नहीं गांव के लोगों को। हमें SC ST OBC के लोगों को घंटों समझाते थे, गांव के लोगों को ज्यादा समझाना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार गए तो गांव के लोग क्या बोलते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए बोलता हूं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, करना क्या है वो बोलो। गांव के लोग क्या बोलते हैं, हाँ समझ में आ गया, करना क्या है बोलो। तुम्हारे पास ये प्लान नहीं है, करना क्या है। वो रेडी है, वो भुक्तभोगी है, सबसे ज्यादा अत्याचारित लोग हैं, वो तैयारी है। उनको संगठित विकल्प देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत जल्दी 2030 का जो समय है, 25 चल रहा है, 5-6 साल की बात है। कोई बूढ़ा आदमी भी मेरी ये सुनने के बाद मरने वाला नहीं है। बोलेगा 5-6 साल मैं जी लेता हूं, वो मरेगा नहीं। तो इसलिए 5-6 साल, बहुत सालों से आपने ये किया, अब रिजल्ट निकालने का समय है। अब रिजल्ट निकालने के एरिया में हम आ गए हैं, रिजल्ट निकालने का काम शुरू हो गया है। मगर जितना रिजल्ट निकल रहा है उससे हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति हो नहीं रही है। 2030 तक हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि इस देश को बदलने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। इसको आपको करना है, इसके लिए गांव में जाना है और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। बूथ लेवल के संगठन को कैसे खड़ा करना है, उसमें SC के लोग होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड SC के होने चाहिए, एक्सट्रीम बैकवर्ड SC के होने चाहिए, AST के होने चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड ST के होने चाहिए, MBC के होने चाहिए, OBC के होने चाहिए, अपर लेयर OBC के होने चाहिए। उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 से 15 सामाजिक समूहों के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो 15 लाख इंटू 15, 15 लाख इंटू 15 तो लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूह तैयार हो जाएंगे। और ये संगठित ताकत होगी, ये संगठित क्षेत्र होगा। और संगठित क्षेत्र के आधार पर अगर आप एक सामाजिक समूह से 11 लोगों को करते हो तो 15 इंटू 11 तो ये इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग जो है मैदान में आ जाएंगे। ये सारा हम कर सकते हैं। केवल एक काम आपको करना है, गांवों में जाकर SC ST OBC माइनॉरिटी इनके सामाजिक समूहों को जोड़ना है, जगाना है और उसके यूनिट छोटे छोटे बनाना है। वो छोटे छोटे यूनिट में कार्यकर्ता तैयार होंगे, उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी और संगठित क्षेत्र में उन लोगों को लाया जाएगा और उनको केवल एक काम दिया जाएगा, अपने इलाके के लोगों को मोबिलाइज करो, तो ये सारा काम हो जाएगा। ऐसा आपको करना चाहिए। बामसेब के लोगों को करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए। हमने समाज को वादा किया, बामसेब के लोगों ने वादा किया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन तो आंदोलन करने के बाद होगा। तो
तो बामसेफ की जिम्मेदारी व्यवस्था परिवर्तन करने की है। तो पहले आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार करना होगा, मासेस को तैयार करना होगा, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा है भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है बामसेफ की। इसमें कोई कर्मचारी की जरूरत नहीं है, इसमें कर्मचारी लाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी लोग रहेंगे आंदोलन करने वाले लोग रहेंगे। मान लो एक परिवार है 5 लोगों का, आप कर्मचारी हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं जो नौकरी नहीं करते, वो 4 लोगों को बोलो भारत मुक्ति मोर्चा में जाओ। पहले अपने घर से शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य का प्रारंभ अपने घर से होना चाहिए। जब आप घर से शुरू करोगे तो समाज के लोगों को कहने लायक हो जाओगे, तो समाज के लोग देखा देखी आना शुरू करोगे। आना शुरू हो गया है, आप इसको बढ़ाते जाओ। अगर आप ऐसा करोगे जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, और इस दिशा में आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूं। कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, उसको ही क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब केवल अमल करना है। अमल वो करेगा जो अब उद्देश्य के प्रति ईमानदार होगा। जो ईमानदार नहीं होगा वो केवल सुनकर घर में बैठा रहेगा। जो उद्देश्य के प्रति ईमानदार है वो निश्चित रूप से इसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।